जी चलो। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब बच्चे? वेलकम बैक। नया यूनिट पार्ट 2, मतलब यूनिट वही है, यूनिट नंबर 8 पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट हम लोगों ने करा यूनिट नंबर 8 का, क्या नाम था? बेलमेंट। अब दूसरा पार्ट है मेरा, क्या नाम है? प्लेज। कोई बताएगा प्लेज का मतलब? ये नहीं होता। प्लेज का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सभी क्लास में आ जाए, क्लास हमारी शुरू हो गई है। मैंने आपको प्लेज का मतलब बताया था कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, अगर अब आवाज आ गई ना तो अगले जब तक सिलेबस चलेगा वो क्लास में नहीं बैठाऊंगा उसको। अब चुप हो जाओ ना, टाइम हो गया तुम्हारा। 2 मिनट का रेस्ट दिया, काफी नहीं है? ए ने बी से, ए गया बी के पास पैसा उधार लेने। बी है क्रेडिटर, ए है डेटर। क्रेडिटर ने बोला भाई ऐसे तो पैसे नहीं दूंगा, कुछ गिरवी रख। ए ने बी के पास अपना लैपटॉप गिरवी रख दिया और रिटर्न में क्या ले लिए? 20,000 रुपए। ऑल वेल। और दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? तो इस कॉन्सेप्ट को मैं नाम देने वाला हूं प्लेज। क्या ये बेलमेंट नहीं है? बोलो, अरे हाँ बोलो। तो प्लेज में, यस, प्लेज में बेलमेंट का भी एक पार्ट इंक्लूड है। तो देखो बेलमेंट में क्या होता है, एक बंदा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स रखता है, ये भी बेलमेंट है। लेकिन प्लेज, हाँ, लियन भी बेलमेंट का पार्ट है। ठीक है। अब देखो इसके, लेकिन ये ना स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉपिक है। प्लेज सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, मैंने आपसे सामान या पैसे लिए, बदले में आपने मेरा सामान गिरवी, मैंने सामान पैसे लिए और सामान गिरवी रखा है। ये मतलब मैंने जो सामान तुम्हारे पास दिया है वो सिर्फ गिरवी है, वो प्लेज है। और बेलमेंट मतलब मैंने आपको सामान दिया है किसी पर्पस के लिए। आया डिफरेंस? तो प्लेज भी एक तरीके का बेलमेंट है। अच्छा, बेलमेंट में दो पार्टी होती है। द पर्सन जो गुड्स डिलीवर्ड करता है उसको क्या बोलते हो आप? बेलर। एंड द पर्सन टू होम द गुड्स इज डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली। ऐसी प्लेज के टॉपिक में सबसे पहली बात, प्लेज हमेशा हो सकता है, मैंने आपको बताया हुआ है कौन सी एसेट्स का। पहला टॉपिक मूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, प्लेज में जो पार्टीज होती है उनके नाम होते हैं। जो गुड्स रखता है उसको बोलते हैं पॉनर, और इसको कहते हैं पॉनी। ऑल वेल, पॉनर एंड पॉनी। बेलमेंट की तरह ही है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत सारी चीजें यहां पर भी आपको सेम नजर आने वाली है बेलमेंट वाली, इसीलिए जल्दी हो जाएगा। 171 तक बेलमेंट के अंदर पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्लेज का मतलब। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्लेज क्या होता है। तो देखो मैंने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ए ने जो है वो अपना लैपटॉप रखकर 20,000 रुपए ले लिए। लैपटॉप उसने प्लेज किया है, जिसने किया है वो पॉनर, जिसको किया है वो, इट मीन्स, अब इसको लॉ की लैंग्वेज के अंदर अगर बताएं तो प्लेज मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी। हमने गुड्स की डिलीवरी करी है एज ए सिक्योरिटी। फॉर व्हाट? फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड फॉर व्हाट? परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। पेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। ठीक है। तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? इसको मैं नाम दे रहा हूं प्लेज का। प्लेज क्यों हो रहा है? पेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। ठीक है मेरे प्यारो, अरे बोलो। तो फिर पार्टीज कितनी होती है प्लेज के अंदर? तो प्लेज में पार्टी होती है दो, एक को बोलते हैं प्लेजर और एक को बोलते हैं प्लेजी, और जिसको लॉ की लैंग्वेज में पॉनर एंड, पॉनर मीन्स द पर्सन हु इज ओनर ऑफ द गुड्स एंड हु गिव्स हिज गुड्स एज सिक्योरिटी, एंड पॉनी मीन्स द कस्टोडियन ऑफ द गुड्स हु हैव गिवन लोन, जिसने लोन दिया है।
तो प्लेज एक ही सिचुएशन में होता है, मैं किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को आपके पास रख रहा हूं, बदले में आपसे पैसे ले रहा हूं, जब पैसे चुका दूंगा आप मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे देना। प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी। द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द एसेट्स for a specific purpose is called pawner, and the person to whom the assets is submitted or transferred is called pawnee. All well? तो स्पेशल फीचर्स प्लेज के क्या क्या हैं? बेटा मैं अपना सामान गिरवी एक्सप्रेस रख सकता हूं या इंप्लाइड भी? मेरा सामान रखा है, तुमने अपनी जेब में रख लिया, बोला गिरवी है, इंप्लाइड हो सकता है क्या? तो देखो पहला डिफरेंस, बेलमेंट इंप्लाइड होता है, प्लेज इंप्लाइड नहीं हो सकता। लॉजिकल बात है, कोई मेरा सामान मुझसे बिना परमिशन के कैसे गिरवी मान के रख लेगा? हाँ तो एज बेली हो सकता है, मेरा सामान खोया है, तेरे पास मेरा सामान, तुझे मेरा सामान मिल गया, वो ओके है, वो चलेगा। लेकिन तू मेरे सामान को एज गिरवी बोलकर तू अपने पास रखे, एज पॉनी मानकर चले तो नहीं चलेगा। इसलिए बेलमेंट ऑलवेज क्या होता है बेटा मेरा? एक्सप्रेस ओनली, सॉरी प्लेज। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज ऑलवेज थ्रू एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ऑल वेल, एक्सप्रेस कैसा भी आप रिटर्न बना लो, आप ओरल बना लो। और बेटा मेरा यहां पर एक पर्पस होता है, मेन पर्पस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेब्ट। एक ही पर्पस होता है, वो पेमेंट ऑफ डेब्ट को क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं। और कोई पर्पस है ही नहीं प्लेज का। देखो बेलमेंट के मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं, मैं क्यों किसी भी कारण आपको गुड्स दे सकता हूं। प्लेज का एक ही पर्पस है, मैंने गुड्स आपको इसलिए दिया है या आपने गुड्स इसलिए रखा है ताकि आपकी पेमेंट सिक्योर रहे, बात खत्म, और कोई रीजन दूसरा नहीं है। गारंटी और इसका पर्पस सेम होगा। गारंटी में तीसरी पार्टी आती है, यहां मैं तुझे ही पैसे दे रहा हूं और तुझसे ही, हाँ पर्पस एक जैसा ही है, ठीक है। गारंटी में दो चीज होती है, मैं तेरे से सिक्योरिटी भी ले रहा हूं और एक गारंटी भी ले रहा हूं किसी की, या सिर्फ तेरे को ही पैसे दे रहा हूं, तेरे से ही सिक्योरिटी ले रहा हूं। और बेटा गारंटी में इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी गारंटी दी जाती है, और प्लेज हमेशा क्या होता है? मूवेबल। तो कई सारे डिफरेंसेस है। वहां तीन पार्टी होती है, यहाँ दो होती है। वहां की पार्टी को प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी बोलते हैं, और यहाँ की पार्टी को पॉनर और पॉनी बोलते हैं, ठीक है। तो जी प्लेजी के क्या राइट्स होते हैं या पॉनी के क्या क्या राइट्स होते हैं? जो उस गुड्स को अपने पास लेता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं? सबसे पहला अधिकार, राइट ऑफ रिटेनर। तो बेटा उसका अधिकार है कि वो, द पॉनी हैज राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स, नंबर ए, फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट प्लस कोई नेसेसरी एक्सपेंस, अगर प्लेजी ने वाइल प्लेजिंग द गुड्स या प्लेज करने के बाद कोई नेसेसरी एक्सपेंस उसने अपनी जेब से खर्च किया है, तो वो नेसेसरी एक्सपेंस भी प्लेजी क्या करेगा? ऑल वेल, रिपीट कर रहा हूं, पॉनी, अब से मैं पॉनी बोलूंगा, प्लेजी और पॉनी एक ही बात है, वैसे पॉनी बार बार बोलूंगा, याद रखना। पॉनी मीन्स वो बंदा जिस पर गुड्स है, तो वो उस गुड्स को रिलीज कब करता है? तो पहले उसके कुछ राइट है, वो राइट पूरे हो जाएंगे तो ही रिलीज करेगा। पहले तू मेरा प्रिंसिपल अमाउंट दे दे, दूसरा तू मेरा इंटरेस्ट दे दे, तीसरा तेरे गुड्स पे मैंने 2,000 रुपए खर्च किया था, तेरा गुड्स बीमार हो गया था, गाय थी, बीमार हो गई थी, मुझे खर्चा करना पड़ा, तो तू वो वाली पेमेंट दे। बोलो ओके। पॉइंट नंबर टू, राइट टू रिकवर रिएम्बर्समेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कोई पॉनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करने पड़े, जैसे तूने अपनी कार मेरे पास गिरवी रखी, ठीक है, तो वो कार को मैंने किसी पार्किंग में रखा, ऑर्डिनरी मैं किसी पार्किंग में ही रखूंगा, वो चार्जेस में मैं आपसे लूंगा। बीच में क्या हुआ, वो कार में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उस कार को मैंने ठीक करवाया, तो वो मेरा कौन सा खर्चा हो गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो भी आप मेरे को दोगे। आ गया समझ? तीसरा पॉइंट कहता है राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट प्लेजर। प्लेजर के खिलाफ प्लेजी सूट फाइल करेगा। क्यों करेगा? है वही मूड कर रहा है केस करने का,
पॉनी पॉनर के खिलाफ लीगल एक्शन कब लेगा? जब वो कोई डिफॉल्ट करेगा। तो इफ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस देन प्लेजी कैन टेक लीगल एक्शन। तो प्लेजी एक्शन ले सकता है। समझ गए? एंड लास्ट वन इज राइट टू सेल। प्लेजी गुड्स बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? प्लेजी को उसकी पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट मिलनी चाहिए ना, तो प्लेजी को उसकी पेमेंट नहीं मिली, वो गुड्स को बेच देगा, लेकिन नोटिस देकर बेचना है, ऐसे ही नहीं बेच देना किसी को। ठीक है। फिर अगला कहता है नोट इफ ऑन द सेल देर इज डेफिशिएंसी और सरप्लस। अब एक बात बताओ, प्लेजी ने गुड्स बेच दिया, मान लो कि लोन मैंने लिया था आपसे 5 लाख रुपए का, एक कार गिरवी रखी थी, समय हो गया कुछ, ड्यू डेट भी हो चुकी है, लेकिन पॉनर ने अपनी पेमेंट पॉनी को नहीं करी, तो पॉनी उस कार को मार्केट में बेचने गया। दो सिचुएशन हो सकती है, मान लो 5 लाख रुपए लिए थे प्लस 20,000 का इंटरेस्ट था, 5,20,000 पॉनी को पॉनर से रिसीव करने थे, उसने डिफॉल्ट कर दिया, कार बिकी या तो 5,50,000 की या 5 लाख की। 5 लाख में पौनी को नुकसान हो गया 20,000 का, मतलब डेफिशिएंसी। So that is all dues are not satisfied with the sale price, then pledgee may recover the deficiency from the, और कोई सरप्लस हुआ है तो अमाउंट रिमेन्ड आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द ड्यूज देन द प्लेजी शैल रिटर्न द सरप्लस अमाउंट। एक्स्ट्रा पैसा आ गया 30,000 रुपए वापस दे देंगे। बोलो ओके। एक बार रिवाइज करते हैं जो जो पढ़ा है एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं देगा? आप अपना ही पैसा लोगे ना, आप एक्स्ट्रा पैसे भी रख लोगे, आपने कोई एहसान किया है गिरवी रखकर? इंटरेस्ट दे नहीं रहा हूं मैं तुझे, इंटरेस्ट के बाद भी तुझे सब तू ही ले ले, फिर एक काम कर। ठीक है, चलो जी। तो प्लेज मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है। सबसे पहले मैंने आपको प्लेज का मतलब बताया, दो ही टॉपिक अभी हमने करे। प्लेज का मतलब, सबसे पहला प्लेज का क्या मतलब है? तो बेटा मेरा, जब एक बंदा किसी दूसरे पर्सन को अपना कोई गुड्स क्या कर देता है, गिरवी रख देता है। गुड्स गिरवी रख रहा है, देख लो बेटा, गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, और सामने वाला पर्सन उसके बदले में पैसा देता है और गुड्स अपने पास रख लेता है, उसको पॉनी बोलेंगे। जिसने रखा है वो पॉनर होगा। ऑल वेल, ये कुछ ही केसेस में होता है, गुड्स को हम एज सिक्योरिटी रखते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। दो सिचुएशन के लिए, पेमेंट ऑफ डेप्ट के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। ठीक है। फिर अगली बात होती है कि प्लेज में कितनी पार्टीज होती हैं। प्लेज के केस में कितनी पार्टीज होती है मेरे बच्चे? प्लेज में एक पार्टी होता है पॉनर और एक होता है कौन? पॉनी। पॉनर मींस वो बंदा जो गुड्स का ओनर होता है, जिसने गुड्स गिरवी रखा है। पॉनी मींस वो बंदा जो गुड्स को गिरवी रखकर अपने पास अपनी कस्टडी में लेकर पैसा देता है। प्लेज के स्पेशल फीचर मैंने आपको बताया, प्लेज ऑलवेज एक्सप्रेस होगा और प्लेज का पर्पस एक ही है, परफॉर्मेंस डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेप्ट। ऑल वेल, प्लेजी के क्या क्या राइट्स है? सबसे पहला राइट है कि वो गुड्स को अपने पास तब तक रिटेन रखेगा जब तक सामने वाला बंदा यानी कि प्लेजर पूरी पेमेंट ना दे दे, इंटरेस्ट ना दे दे और सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस ना दे दे। दूसरा राइट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी पॉनी पॉनर से रिसीव करेगा, और अगर पॉनर कोई पेमेंट नहीं करता, डिफॉल्ट करता है, तो पॉनी पॉनर पर लीगल एक्शन लेगा। तीसरा, चौथा, वो गुड्स को सेल कर सकता है, सेल करने पर अगर कोई नुकसान हुआ तो वो रिकवर करेगा, फायदा हुआ तो वापस दे देगा। बोलो ओके। पॉनी के राइट्स हमने देखे, अब किसके देखेंगे? पॉनर के राइट्स। बेटा पर्टिकुलर लियन में तुमने मेरे ऊपर गिरवी नहीं रखा, मैंने लियन कब किया? जब आउटस्टैंडिंग बनी, तुम पेमेंट नहीं दे रहे, तब मैंने फोन रखा। और यहां पर गिरवी कब रखा है? पहले
कॉन्ट्रैक्ट तो गिरवी का बना है, सामान दिया गया, पेमेंट ली गई है, तो दोनों एक जैसे कैसे हो गए? आ गया। लियन होता है किसी इवेंट पे तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा सामान मैं रख लूंगा, यहां तो पहले सामान रख रहा हूं देन पेमेंट कर रहा हूं, तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट हो गए। ठीक है, अब अगला है राइट्स ऑफ पॉनर। अब पॉनर के क्या क्या अधिकार है? पॉनर मीन्स मैं जिसने वो सामान आपको रखा था, तो मेरे आपके खिलाफ क्या अधिकार है? पहला अधिकार राइट टू रिडीम, राइट टू रिडीम, रिडीम मतलब रिडम्पशन। आज तुम्हें मैंने अपना गुड्स दिया है तो मेरा अधिकार है तुमसे वो गुड्स वापस लेने का, हाँ या ना? तो here redeem means getting back the pledged goods from pledgee after payment of debt or performance of promise। पहला है right to redeem, बोलो ओके। दूसरा राइट टू स्यू प्लेजी और पोनी। अच्छा, एक प्लेजर प्लेजी पर लीगल एक्शन कब लेगा? मान लो मैंने तुम्हें पेमेंट दे दी, अब तुम मुझे मेरा गुड्स ही नहीं दे रहे हो, क्या हमेशा पोनर ही गड़बड़ थोड़ी कर रहा है, पोनी भी तो कर सकता है, बोलो। तो यस, मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूंगा। तुम कौन हो? पौनी। और पौनी के ऊपर मैं लीगल एक्शन कब लूंगा? जब तुम रिफ्यूज कर दोगे पेमेंट करने से। आ गया समझ में? पेमेंट नहीं, सामान देने से। तीसरा, राइट टू इन्फोर्स पॉनीज ड्यूटी। पॉनर का अधिकार है कि वो पॉनी को बार बार याद दिलाता रहे कि तू तेरी ड्यूटी को इन्फोर्स करते रहे। It means the pledger can require the pledgee for fulfilling his duties like preserving the goods or returning the goods। जैसे मैंने गुड्स तुम्हें दिया तो मैं तुम्हें बोलूंगा भाई इसकी टेक केयर करना। मैंने तुम्हें अपना डॉगी दे दिया तो मुझे पता है उसको हर 4 से 5 दिन में नहलाना होता है, तो मैंने आपको बोल दिया भैया इसको 4-5 दिन में नहलाएगा ना, नहीं तो तुम्हें ही खा जाएगा ये। जो भी है, जो भी ड्यूटी है वो मैं उसको बार बार बताता रहूंगा, बोलो ओके। तो अभी कुछ बच्चे यही सोच रहे हैं कि सर बेलमेंट और प्लेज दोनों एक जैसा लग रहा है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया ये दोनों चीजें अलग है, तो फिर लॉ भी आपको बता रहा है ये दोनों चीजें अलग हैं। तो ये दोनों चीजें कैसे अलग हैं, ध्यान से सुनना। डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट और प्लेज के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला बेसिस, सेक्शन एप्लीकेबल कौन सा हो रहा है बेलमेंट में? 148। प्लेज में? अब स्कोप पता है, प्लेज भी बेलमेंट का ही एक हिस्सा है, बट बड़ा कौन है? बेलमेंट इज वाइडर कंसेप्ट बिकॉज बेलमेंट इंक्लूड्स प्लेज। ये बात मैंने आपको क्लास शुरू करते ही, टॉपिक शुरू करते ही बताई। भाई प्लेज में पॉनर पॉनी को गुड्स दे रहा है, वो भी बेलमेंट ही हो गया। प्लेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। प्लेज कुछ नहीं है, प्लेज बेलमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, एक स्पेशल काइंड है, जहां पर सिर्फ प्लेज में बेलमेंट इंक्लूड तभी होता है जब मैं कुछ गिरवी रख रहा हूं। बेटा ओके, क्लियरिटी है? अगला पर्पस क्या होता है? बेलमेंट का पर्पस होता है सेफ कीपिंग या गुड्स को हायर करना। बेलमेंट इज मेड फॉर सेफ कीपिंग एंड हायरिंग। एंड अगला कहता है प्लेज ऑफ गुड्स आर मेड एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ, दोनों बता दिया। फिर कहता है राइट टू सेल। द बेली कैन नॉट सेल द गुड्स, हाउएवर बेली हैज राइट टू रिटेन द गुड्स। क्या बेली गुड्स को बेच सकता है? क्वेश्चन पेपर में आता है, क्या पॉनी गुड्स को बेच सकता है? कब बेचेगा? तो देखो आया डिफरेंस। ऑल वेल बेटा, अब यहीं पर मैंने आपको दोनों के राइट्स बताए, अब दोनों की ड्यूटी भी होंगी कुछ ना कुछ। वैसे एक बात बताऊं, पॉनर का राइट, पॉनी की ड्यूटी, ठीक है, और उसका राइट, इसकी ड्यूटी, दोनों क्रॉस चलता है। लेकिन अभी हम आईसीआई की बुक या मेरी बुक पे अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए। ऑल वेल, यहां तक ओके? कोई दिक्कत? तो चले जी महाशय। क्यों नहीं सर? आ जाओ बच्चों, अब प्लेज करते हैं। देखो ज्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा 11:30 तक। आ जाओ सभी बच्चे।
तो टॉपिक है मेरा प्लेज। सबसे पहले प्लेज का सेक्शन, प्लेज का सेक्शन 172, ठीक है। तो कुछ टर्म की मीनिंग हम लोग समझते हैं। प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज मीन्स हम गुड्स को क्या कर रहे हैं? बेल कर रहे हैं एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ। जो बेल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? जिसको बेल किया उसको क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल, ए लैंड मनी टू बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी विद हिम, दैट इज ए द बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज ए प्लेज एज सिक्योरिटी फॉर लैंडिंग द मनी, बी इज पॉनर, ए इज। तो क्या एसेंशियल्स है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बनाने के? क्या क्या एसेंशियल्स है? सबसे पहली बात, दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं होता, इंप्लाइड नहीं होता, ये गड़बड़ है, ठीक है। दूसरा, प्लेज कैन बी मेड ऑफ गुड्स ओनली। तीसरा, देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू। चौथा, एक दो ही पर्पज है, या तो पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ। गुड्स को डिलीवर्ड करने के दो ही पर्पज है, या तो पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ। और जो गुड्स मैं आपको दे रहा हूं उसकी एक कंडीशन है कि आप उस गुड्स को मुझे क्या करोगे? तो द डिलीवरी मस्ट बी ऑन द कंडीशन दैट गुड्स शैल बी रिटर्न और डिस्पोज ऑफ एज पर द डायरेक्शन ऑफ ओनर व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश। ऑल वेल? कोई दिक्कत? ये दोबारा दोबारा से पढ़ रहे हैं, सबके दिमाग में फिट हो रहा है पूरा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने दिनों से पढ़ रहे हो? अब तो भूल गए सर, मैं कह रही बहुत सालों से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उतने ही नंबरों का भी है ना। अब हम बिल्कुल फाइनल कगार पर ही हैं। जैसे ये प्लेज हो जाएगा, आई होप आज ही हो जाए, तो कल हम लोग एजेंसी कर लेंगे। एजेंसी में 2 क्लास लगेंगी आपकी, एंड फाइनल फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा आपका खत्म। लेकिन खत्म क्लास में करना और आपके घर पर करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपके घर पर क्या आप खत्म कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कितने बच्चे हैं जो अप टू डेट है, साथ साथ चल रहे हैं? ये डिपेंड करता है सर एग्जाम कब है। कितने बच्चे हैं जो साथ साथ चल रहे हैं? चलो हाथ खड़ा करो। मतलब आपकी यहां क्लास हो रही है और आप घर पर उसको कंप्लीट कर रहे हो। यस। और कोई नहीं है? नहीं, ये तो अजीब सा आंसर है, आगे पीछे चल रहे हैं टाइप, साथ साथ चल रहे हैं। चलो, कितने बच्चे हैं जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का गैप है, ज्यादा गैप, मतलब बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं है? जेन्युइन आंसर देना, कोई फेक आंसर नहीं, कुछ मत सोचना बेइज्जती होगी क्या होगा। एक बार और बता दो, कितने बच्चे हैं जो 2-3 दिन ज्यादा पीछे हैं, बैकलॉग ज्यादा नहीं है? बताओ। ठीक है। और बाकी बच्चों को मैंने इम्प्लाइडली समझ लिया कि वो बैकलॉग में चल रहे हैं। आपको मैंने एक वीडियो दी थी अभी, एक वीडियो नहीं दी थी, क्लास में आपको मैंने बताया था कि आपकी स्ट्रेटजी एग्जाम की क्या होनी चाहिए सितंबर के लिए, याद है सबको? तो सितंबर वाले जितने बच्चे हैं उनकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जून एंड तक आपका कोई बैकलॉग रहना ही नहीं चाहिए। और अगर जून एंड तक आपका बैकलॉग रहता है तो जुलाई अगस्त में आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा चांस है कि लॉ का बैकलॉग आप एक बार में कवर कर लो, लेकिन आप मैथमेटिक्स का और अकाउंट्स का बैकलॉग कवर करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। फिर आप अपने टारगेट की तरफ नहीं जा पाओगे, ठीक है। अभी भी तुम सब बच्चे बहुत ज्यादा बातें भी कर रहे हो क्लास में, अभी भी तुम सब बच्चे बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हो तुम्हारे काम। कल एक मैसेज भेजा था ग्रुप में, नॉर्मल सा मैसेज था। आपको ये प्रोसेस बोरिंग लग रहा होगा, लिटरली कह रहा हूं,
डेली आओ डेली, और लेट होता है यार, हम भी थक जाते थे कभी कभी। क्लास जब जाते थे रोज सुबह पहुंचना पड़ता था, अरे भाई साहब कभी कभी ऐसा हो जाता था सब मर गए कसम से, है ना। मेरे को पता है ये सब कुछ तुम्हारे साथ बीत रहा है, इसी वजह से मैंने कल वो मैसेज डाला था तुम्हारे ग्रुप में। मैं आप सभी को कह रहा हूं, हो सकता है ये प्रोसेस बोरिंग हो क्या सकता है, लेकिन आप ना जब कुछ बन के निकलोगे आप इसी प्रोसेस से निकल सकते हो, और कोई चारा ही नहीं है आपके पास। तो अगर प्रोसेस बोरिंग है तो होने दो, कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली एक आंसर है, कीप गोइंग। कामयाब वही बंदा होता है जो कंसिस्टेंट होता है किसी भी फील्ड में। मैंने 36 लोगों को देखा है ऐसे जो अपनी फील्ड में बहुत पीछे हो गए थे, बहुत पीछे हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को कभी नहीं रोका और वो दोबारा से कम बैक करके फिर से खड़े हो गए। तो आप सभी लगातार पढ़ते रहें, अपना बैकलॉग ना रखें, अपने घर में नंबर ऑफ आवर्स देखें, मोबाइल फोन को थोड़ा सा दूर रखें, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा बच के रहो, नेटफ्लिक्स amazon ये सब थोड़ा दूर रखो। चलो एक बहाना आईपीएल का था वो भी खत्म हो गया है, तो प्लीज 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 जिसके जब भी एग्जाम है, वैसे कमिंग एग्जाम कुछ सीएमए वालों के अभी तो जून में है 14 तारीख को, उनकी बात तो नहीं कर रहा, वो तो लगे पड़े हैं मुझे पता है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सितंबर में देने वाले। सितंबर वालों प्लीज, अच्छा समय है, अच्छा स्कोर कर सकते हो, अभी भी कर लोगे ना। अभी भी अगर लॉ की बात करो, डेली 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 90 दिन आसपास है, 270 क्वेश्चन इनफ क्वेश्चन है। 270 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके पेपर में एग्जामिशन लाने के लिए। डन, तो प्लीज करो। वापस आ जाते हैं पौनी के राइट्स पर। तो पौनी के क्या क्या राइट्स हैं? सबसे पहला राइट है वो रिटेन करेगा, बेटा पौनी की बात कर रहा हूं, रिटेन द प्लेज गुड दैट इज राइट ऑफ लियन, जब तक उसके पूरे पैसे इंटरेस्ट और नेसेसरी एक्सपेंसेस ना आ जाए। ओके था, फिर उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ना आ जाए। वो गुड्स को सेल कर देगा। कब करेगा सेल? जब ओनर ने उसकी पेमेंट नहीं दी, ठीक है, लेकिन सेल करने से पहले नोटिस देगा और वो पोनर पे केस फाइल भी कर सकता है। चौथा पॉइंट, पोनर की ड्यूटी क्या है? देखो मैं सिंपल बोलता हूं, पौनी का राइट, पोनर की ड्यूटी। पहला, पे द ऑल वेल। अच्छा याद करो, पौनी जब गुड्स को बेचता है तो पौनी को अगर बेचते वक्त कोई नुकसान हुआ तो वो किससे रिकवर करता है? डेफिशिएंसी को किससे लेता है? तो देखो, ड्यूटी टू पे। तीसरा, अगर पौनी ने अपनी जेब से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस गुड्स पर किया, जैसे मैंने एक गाय गिरवी रखी, बताया आपको, गाय बीमार हो गई, पौनी के 10,000 रुपए लग गए, तो ये पैसा ड्यूटी है पॉनर की, वो रीइंबर्स करेगा। अगर कोई गुड्स में फॉल्ट था, जो गुड्स में गिरवी रख रहा हूं उस गुड्स में क्या था? फॉल्ट था, तो मैं डिस्क्लोज करूंगा। यार तुम्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए ना उस फॉल्ट की वजह से। एंड ई पॉइंट कह रहा है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द पॉनी। अगर पॉनर के टाइटल में डिफेक्ट होने की वजह से पौनी को कोई नुकसान हो गया तो पॉनर उसको इंडेमनीफाई करेगा। नहीं समझे? मैं चोरी का गुड्स लाया, वो आपको प्लेज कर दिया, बदले में पैसे ले लिए, बाद में क्या हुआ? उसका ट्रू ओनर आया, ट्रू ओनर ने बोला ये तो मेरा गुड्स है, पौनी से वो गुड्स भी ले गया, पौनी के पैसे चले गए, पौनी की बेइज्जती भी हुई। ये सारी इंडेमनिफिकेशन जो है वो हम किससे वापस लेंगे, वसूलेंगे? बोलो ओके। चलो अगला कहता है पौनी की ड्यूटीज क्या क्या है। ड्यूटीज ऑफ पौनी। पौनी की ड्यूटी ये है वो गुड्स को यूज ना करे अनलेस ऑथराइज्ड बाय पॉनर। हाँ, पॉनर ने बोला है यूटिलाइज कर लेना तो जैसे कार है,
कार मैंने आपको गिरवी रखी, तो शायद मैं बोलूंगा भाई बीच बीच में चलाते रहना, क्योंकि गाड़ियां खड़ी खड़ी खराब हो जाती है, जंग लग जाती है उसको, बीच बीच में चलाते रहना, मैंने ऑथराइजेशन दिया। तो मैं अगर कुछ इस तरीके वाली ऑथराइजेशन दे रहा हूं तो तुम ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई और भी कुछ भी गुड्स गिरवी रखा, मैंने कहा आप इसको यूज करते रहना, तो करते रहना फिर, और आपने यूज करा तो मैं आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको कोई गुड्स दे रहा हूं जिसमें मैंने साफ बोला आप इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको ज्वेलरी दी, मैंने कहा इसको पहनना नहीं है आपको, अब आप पहन के घूम रहे हो, शहनशाह बन रहे हो रोड पे, ठीक है। बी, ड्यूटी नंबर बी है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। जब तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल गई तो तुम वापस मुझे मेरा गुड्स रिटर्न करोगे या नहीं, है ना। मैं पॉनर हूं, मुझे मेरा गुड्स चाहिए। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। अब एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस पॉनी गुड्स की टेक केयर करेगा। उसने गुड्स गिरवी रखा है, कोई जानवर मान लो मैंने गिरवी रख दिया, तो उसको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी, उसको जो भी उसका टेक केयर होता है उसकी जिम्मेदारी है पॉनी की। अपनी कार मैंने आपको गिरवी रखी है तो आप उसकी प्रॉपर टेक केयर करोगे, अच्छी पार्किंग में लगाओगे, धूल से बचाने के लिए उस पर कपड़ा वगैरह ढकोगे। कोई भी दिक्कत आती है तो मान लो खड़े खड़े टायर उसका डैमेज हो गया तो आप उसको सही करवाओगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। नॉट टू मिक्स द गुड्स। मैंने तुम्हें ए गुड्स दिया और तुम मुझे बी गुड्स वापस कर रहे हो। मैंने क्या दिया, ए गुड्स, और तुम मुझे क्या वापस कर रहे हो, बी गुड्स। रिटर्न इंक्रीज इन द गुड्स। अब मान लो मैंने कोई गुड्स प्लेस तुम्हें किया और उस गुड्स में क्या हो गया, एक्रेशन हो गया। बिल्कुल तुम्हें नहीं लग रहा बेलमेंट वाला टॉपिक है, तो भाई प्लेजर पॉनर जो है अपना एक्रेशन वापस लेगा पॉनी से, ठीक है। पॉनर के राइट्स क्या क्या है, रिडीम द गुड्स प्लेज। अब ये थोड़ी गिरवी रख दिया वो गुड्स लिया ही नहीं वापस, अरे भाई मैं वो गुड्स क्या करवाऊंगा, रिडीम करवाऊंगा तुमसे, ऑल वेल। तो ये गुड्स आपको मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन करवानी। बहुत रिडम्पशन कब होगा, जब मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे दूंगा। तो टाइम फॉर रिडम्पशन क्या है, या तो फिक्स टाइम में, टाइम एक्सपायर हो गया तभी भी रिडीम कर सकते हो, या रिडीम तब तक कर लेना जब तक पॉनी ने गुड्स बेचा नहीं है। मान लो तुम 4 साल बाद रिडम्पशन के लिए पहुंचे, अरे पॉनी बेच चुका है वो गुड्स, जब तुझे नोटिस दिया था तब तू कहां था। पॉनी ये बात पॉनर को बोल रहा है, तब रिडम्पशन नहीं होगा। लेकिन मान लो अभी पॉनी ने बेचा नहीं है, पॉनी का राइट है ना गुड्स को बेचना, अगर पेमेंट उसको नहीं मिली तो, और पॉनी ने अभी तक बेचा नहीं है, नोटिस दिया, इतने में पॉनर का दिमाग खुला, कह रहा है कि नहीं यार गुड्स तो ले लो, वो जाकर अपना गुड्स ले लेता है, मिल जाएगा। कोई दिक्कत है जी। पॉनर पॉनी को बार बार याद दिलाता रहेगा आपकी कुछ ड्यूटीज हैं। द पॉनर हैज द राइट टू इन्फोर्स द ड्यूटीज ऑफ पॉनी इफ द पॉनी फेल्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी। पॉनर का राइट है कि वो गुड्स में जो एक्रेशन हुआ है उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। एंड राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ द सेल। अगर पॉनी गुड्स बेच रहा है तो पॉनर को पहले नोटिस मिलेगा, ये बात थी, तो ये उसका राइट हो गया। बोलो कोई डाउट है, कोई दिक्कत जी। अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, जरा ये वाला टॉपिक भी देख लेते हैं, एंड देन आपका बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस एंड मामला खत्म, ठीक है। लास्ट टॉपिक है प्लेज बाय नॉन ओनर। बेटा कैसा लगा यूनिट 8, ऑलमोस्ट मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बताया। हाँ यूनिट 8 में और यूनिट 7 और यूनिट 9 तीनों यूनिट में आपकी घर पे पढ़ने की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कॉमन उसका राइट ड्यूटी। लेकिन पता है आप अपने लॉजिक्स का यूज करना, आधे से ज्यादा आंसर इसके लॉजिक्स में ही हो जाते हैं। लेकिन आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए फायदा है,
कि सामने आएगा तो मैं देख लूंगा, मुझे समझ आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव वालों को अपने दिमाग में फिट रखना पड़ेगा। तो इसलिए रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेंशन कैसे होगा? मल्टीपल टाइम पढ़ाई करके। अब मैं बता रहा हूं टॉपिक लास्ट ही है एक तरीके से, क्योंकि बेलमेंट और प्लेज का मैं डिफरेंस आपको बता चुका हूं। टॉपिक का नाम है प्लेज बाय नॉन ओनर्स। एक नॉन ओनर क्या किसी गुड्स को प्लेज कर सकता है? बोलो। मैं गुड्स का नॉन ओनर हूं, मैं ओनर नहीं हूं, लेकिन क्या मैं फिर भी वो गुड्स आपको प्लेज कर सकता हूं? बोलो। जनरली तो नहीं कर सकता, क्योंकि ओनर ऑफ द गुड्स कैन प्लेज द गुड्स टू द पॉनी। लेकिन अगर तुमने मुझसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ है तो तुम्हें याद आ रहा होगा। याद है मैंने वहां बताया था हु कैन ट्रांसफर ओनरशिप, तो वहां था जनरली ओनली ओनर कैन ट्रांसफर ओनरशिप बट देयर आर सम एक्सेप्शन। नंबर 1 सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, तो यहां आएगा प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मतलब मैं गुड्स का ओनर हूं, ये गुड्स का ओनर मैं हूं, बट मैंने सारी पावर अपने एक एजेंट को दे रखी है कि खरीदना, बेचना, गिरवी रखना, ये सब पावर तेरे पास है। मर्केंटाइल मींस बिजनेस, बिजनेस का एजेंट। तो मैंने ये पावर मेरे बिजनेस एजेंट को दे रखी है कि भाई तू इस गुड्स को क्या कर सकता है? प्लेज कर सकता है। तो कर ले फिर प्लेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आ गया आपका। पहला आंसर क्या है? प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। तो देखो एक्सेप्शन है मींस द सिचुएशन, दीज एक्सेप्शन आर these exceptions are for bona fide pledges made by those person who are not the actual owner of the goods but in whose possession the goods have been left। तो पहला प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, बोलो ओके, कोई दिक्कत? मतलब ओरिजिनल ओनर ने किसी बंदे को एक्सप्रेसली डिक्लेयर करा हुआ है कि तू मेरा मर्केंटाइल एजेंट है और तू कर सकता है इस गुड्स को क्या? प्लेज। ठीक है, लेकिन वो ओनर की कंसेंट पर ही कर सकता है। द मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स की पहली बात पोजीशन होनी चाहिए और दूसरा उस गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मींस एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट जिस पर ओनर ने मर्केंटाइल एजेंट को बोल रखा है दैट यू आर ऑथोराइज्ड टू प्लेस द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मी, यू आर ऑथोराइज्ड। मर्केंटाइल एजेंट प्लेस द गुड्स एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मान लो आप मर्केंटाइल एजेंट हो और आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को प्लेज कर रहे हो, पहले भी करते आए हो, ओनर ने हमेशा से परमिशन दी है, आज भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? द पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैड नो नोटिस दैट पॉनी हैड नो अथॉरिटी टू, या मेरा गुड्स इसने पॉनी को गिरवी रख दिया, पॉनी को लगा कि ये मर्केंटाइल एजेंट है मेरा, पॉनी को नॉलेज ही नहीं थी इस बात की कि मैंने इसकी अथॉरिटी वापस ले ली है या ये ऑथोराइज्ड ही नहीं है। बोलो ओके, कोई दिक्कत है जी? आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वगैरह की एक्सप्लेनेशन नीचे है, ये मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बता चुका हूं। दूसरा प्लेज बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तुमसे फ्रॉड करके कोई गुड्स लिया, सुनना, ए से बी ने फ्रॉड करके कोई गुड्स लिया, पहले बताओ ये फ्रॉड वॉइडेबल है या नहीं? गलत है। और बी ने बाद में किसी सी नाम के बंदे को, जो कि इनोसेंट बायर था, बी ने ये गुड्स किसको दे दिया? सी नाम के बंदे को, जो कि कौन था? इनोसेंट बायर। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर प्लेज बाय नॉन ओनर हुआ या नहीं? प्लेज बाय क्या हुआ? तो यह हो सकता है यहां सी की कोई गलती नहीं है, पॉनी की कोई भी गलती, पॉनी को पता ही नहीं है, वो तो इनोसेंट बायर है। आगे समझ में? बोलो बच्चों, नहीं आया? दोबारा रिपीट करूं क्या?
नहीं तो ठीक है फिर। चलो अगला देखते हैं। प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कह रहा है व्हेन पॉनर हैज ऑब्टेन पोजीशन ऑफ अदर गुड्स प्लेज बाय हिम अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19 एंड 19A। 19 कौन सा? फ्रॉड का, याद होगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन कैंसिल एट द टाइम ऑफ प्लेज। ए ने बी पर अभी केस नहीं किया था कैंसिल करने का, बी ने ए से फ्रॉड करके लिया, ए पे अधिकार है ना बी पर लीगल एक्शन लेने का, ए ने अभी लीगल एक्शन नहीं लिया था और चुपचाप से बी ने सी को दे दिया। सी इनोसेंट था, सी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देन द पॉनी एक्वायर ए गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड ही एक्ट। याद रखना, पॉनी को गुड टाइटल मिलेगा लेकिन पॉनी ने वो गुड्स गुड फेथ में लिया हो या पॉनी को नोटिस नहीं थी। अगर उसको नोटिस थी तो ऑल वेल। अगला सुनो, अगला है प्लेज व्हेन पॉनर ओनली हैव ए लिमिटेड इंटरेस्ट। प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट। मेरे को तुम्हारा खोया हुआ फोन मिला, क्या मैं मालिक हूं? मैंने वो फोन खोया हुआ मिला और वो फोन डिफेक्टिव था। उस फोन में 5,000 रुपए का खर्चा था। वो 5,000 का खर्चा मैंने फोन वाले को दिया, उसने फोन क्या कर दिया? ठीक कर दिया। ऑल वेल, फोन ठीक कर दिया, इतने में तुम आ गए, ला भाई मेरा फोन दे। तो मैं क्या बोलता हूं? मैं कहा ला भाई मेरे 5,000 दे। तो तुम मेरे 5,000 नहीं दे रहे हो, मैंने वो फोन क्या कर दिया? गिरवी रख, गिरवी प्लेज करा। क्या मैं मालिक हूं? रिपीट कर रहा हूं एक बात, ए को एक खोया हुआ फोन मिला, मोबाइल, और ये मोबाइल डिफेक्टिव था। कैसा था? ए ने उस पर खर्च किए कितने रुपए? सही करा लिया। बाद में बी पहुंच गया ए के पास अपना फोन लेने के लिए। ए ने बोला भाई इसमें तो 5,000 रुपए, ला मुझे 5,000 दे। बी ने ए को 5,000 नहीं दिए, ए ने इसको गिरवी रख दिया किसके पास? क्या ए यहां पर गलत है? क्या ए यहां पर ओनर है? ओनर कौन है? लेकिन यहां पर ये जो एक्टिविटी है सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बोलो ओके। देखो लिखा है, हाँ कुछ पूछना है क्या? कौन? तो फिर यहाँ वो टॉपिक ही नहीं आएगा ना, फिर पढ़ाऊंगा क्या? अगर वो सेल कर देगा तो यहाँ तुम्हें क्या पढ़ाऊं मैं? ठीक है। तो प्लेज वेयर पोनर ओनली हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट। तो वेयर द पर्सन प्लेज गुड्स इन विच ही हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरेस्ट। तो देखो मिस्टर एक्स, अब यहाँ पर एग्जाम्पल सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मिस्टर एक्स फाइंड ए डिफेक्टिव मोबाइल फोन लाइंग ऑन द रोड। चोरी तो नहीं किया, ही पिक्स अप गेट इट रिपेयर्ड फॉर 5,000 और बाद में उसने वो प्लेज कर दिया फोन 2,000 रुपए में। ट्रू ओनर 5,000 पूरे पे करके ले सकता है फोन, वरना नहीं ले सकता। जब वो फोन रोड पे पड़ा हुआ था तब तू कहां था बे? आज फोन सही हो गया तो आके तू अपनी ओनरशिप झाड़ रहा है। ऑल वेल, बोलो। आगे बढ़ते हैं। प्लेज बाय वन ऑफ द को ओनर। एक गुड्स का ए से ज्यादा ओनर है, ए बी और सी। सी अकेला ओनर तो नहीं है ना, लेकिन सी अकेला गुड्स को प्लेज कर सकता। शर्त ये वो बाकी दोनों से क्या कर ले? परमिशन ले ले। ऑल वेल। एंड एक पॉइंट है प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन। फॉर एग्जांपल ए खरीद रहा है एक साइकिल किससे? बी से। ए ने साइकिल खरीदी बी से, बट लीव्स द साइकिल विद द सेलर। लेकिन अभी वो साइकिल सेलर के पास ही है। बी देन प्लेस द साइकिल विद सी। सी हु डज नॉट नो ऑफ सेल टू बी enacted in good faith, this is a valid pledge। मैंने तुमसे साइकिल खरीदी, पेमेंट दे दी, मैं मालिक हूं, मैंने कहा कल साइकिल ले जाऊंगा, कल मेरे बेटे का बर्थडे है उसको सरप्राइज दूंगा।
ओनर चला गया, सेलर ने अच्छा सरप्राइज दिया, सेलर ने वो साइकिल किसी थर्ड पार्टी को प्लेज कर दी। थर्ड पार्टी को क्या पता ये गिरवी ये ऑलरेडी बिकी हुई है, थर्ड पार्टी ने उसको पैसे दे दिए। अब ऐसे में वो थर्ड पार्टी की क्या कोई गलती है? उसने गुड फेथ में लिया है। और सेलर ने जो साइकिल रखी, क्या वो ओनर है? नहीं है। ओनर कौन था? बायर हो चुका है, बायर ने तो पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया, ऑल वेल। अब तुम यहां पर ये सोच रहे होगे कि सेलर ने तो गलत किया, तो यस, वो बायर सेलर पे अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लीगल एक्शन लेगा, सारे राइट्स यूज करेगा, जस्ट इन रेम, जस्ट इन पर्सोनेम, वॉट एवर। लेकिन फिलहाल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज गलत है या सही है, वो बात हो रही है। तो नॉन ओनर कैन प्लेस द गुड्स टू अनदर पर्सन, ऑल वेल। एंड हियर इज द लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक का, जिसका तुम बेसब्री से वेट कर रहे हो, मैं जानता हूं, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। तो ये अभी हमने नोट्स में पढ़ लिया है। और तो आज हमारी अभी तक की क्लास, मतलब यूनिट नंबर 8 की क्लास जो है वो यहां पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। रुक जाओ, अभी 2-4 मिनट बैठेंगे। पहले आप सभी बताओ, क्या यूनिट नंबर 8 में आपको कोई डाउट है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट? पढ़ने के बाद आ जाएगा। यस, ओनर ने बोला, अरे यार तुझे कोई, जब कोई डाउट पूछ रहे है तो तुम लोग आपस में बात कर रहे हो, चुपचाप बैठो 2 मिनट। हाँ बेटा बोल। देखो, यहां पर प्लेजी के पास गुड्स पड़ा हुआ है, मैंने प्लेज किया है, मैंने तुम्हें ऑथराइजेशन दी है कि तुम गुड्स का यूज कर लेना। अगर तुम नॉर्मल तरीके से गुड्स का यूज करते हो और गुड्स में डैमेज हो गया तो फिर पॉनर विल बी लाइबल। लेकिन मैंने तुम्हें ऑथराइजेशन दी है और तुम अनऑथराइज तरीके से अपना काम कर रहे हो। जैसे मैंने तुम्हें कार दी है तो कार को 60-80 जो भी उसकी लिमिट है उसमें चलाओ। अब आप एक्सप्रेस वे पे 150 की स्पीड में कार दौड़ा रहे हो और दोनों अगले पहिए चले गए, तो यहाँ किसकी जिम्मेदारी होगी? यहाँ फिर पौनी की होगी। ठीक है, चलो बेटे, ओके। तो क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं आज की।